हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल इन विजेज मेडकोस क्लासेस। आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ब्लड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और उसमें भी ब्लड की बेसिकली प्लाज्मा पार्ट को मैंने कवर किया था। आज के इस सेकेंड लेक्चर्स में हम लोग आगे इस चीज़ को देखेंगे। एक टर्म है हमारा हेमेटोपोएसिस और दूसरा टर्म है इरिथ्रोपोएसिस। हेमेटोपोएसिस इरिथ्रोपोएसिस समझने से पहले एक बात समझेंगे। जब मैं ब्लड का क्लासिफिकेशन बता रहा था आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि ब्लड इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। एक हमारा सेलुलर पार्ट था जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते थे, दूसरा हमारा फ्लूइड पार्ट था जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है लेक्चर नंबर 1 में। जो लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो आप जाके मेरे चैनल पे लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है यानी कि सेलुलर पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सेलुलर पार्ट में बेसिकली RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स आते थे। तो याद रखना है आपको कि जब RBC, WBC, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन की बात करते हैं हम, तो कंबाइंड इज कॉल्ड अ हेमेटोपोएसिस। रिमेंबर, ब्लड के 2 कंपोनेंट थे, फ्लूइड पार्ट जिसमें प्लाज्मा आया था वो कवर हो चुका है, दूसरा सेलुलर पार्ट और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें हम RBC, WBC और प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो जब RBC, WBC, प्लेटलेट्स कंबाइंड फॉर्मेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड अ हेमेटोपोएसिस। हेमेट का मतलब होता है ब्लड एंड पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। इसका मतलब है हेमेटोपोएसिस का मतलब ब्लड का फॉर्मेशन। यहाँ लिख भी रखा है फॉर्मेशन ऑफ RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC। और हम लोग ये जानते हैं ये तीनों किसके पार्ट है? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स पार्ट या फिर सेलुलर पार्ट कह सकते हैं। तो जो ब्लड का क्लासिफिकेशन जो 2 हम लोगों ने देखा था, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स और फ्लूइड पार्ट, तो यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात हो रही है जो कि सेलुलर पार्ट्स है। तो हेमेटोपोएसिस का मतलब समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC दे ऑल कंबाइंड इज कॉल्ड हेमेटोपोएसिस। ओके, एक चीज़ और याद रखना है कि अगर इंडिविजुअली RBC की मैं बात करूं तो इंडिविजुअली RBC का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। इंपॉर्टेंट, RBC, WBC, प्लेटलेट्स कंबाइंड फॉर्मेशंस कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेमेटोपोएसिस। लेकिन अगर हम सिर्फ RBC की फॉर्मेशन सीरीज की बात करेंगे तो हम उसे एरिथ्रोपोएसिस कहेंगे। ठीक है, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशंस को हम लोग थ्रोम्बोपोएसिस कहेंगे। ठीक, कई सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि WBC के फॉर्मेशंस को ल्यूकोसाइटोसिस कह देते हैं, जो कि गलत है। ल्यूकोसाइटोसिस नहीं होंगे। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है देन? ल्यूकोसाइटोसिस कुछ नहीं है, ये एबनॉर्मल ग्रोथ है WBC का। मतलब एक नंबर से हद से ज़्यादा WBC का बढ़ जाना। नॉर्मल रेंज WBC का कितना होता है? 4500 टू 11,000 WBC पर mmQ होते हैं। अगर इस वैल्यू रेंज से WBC का नंबर एबनॉर्मली ज़्यादा ग्रोथ करने लगे देन इट इज़ नोन एज अ ल्यूकोसाइटोसिस। Abnormal increase in WBC number because of increase the number of granulocytes। बेसिकली आपको WBC में याद रखना है, WBC के भी 2 पार्ट थे, एक ग्रेनुलोसाइट्स थे और एक ग्रेनुलोसाइट्स थे। तो ग्रेनुलोसाइट्स की अगर नंबर बेसिकली बढ़ते हैं तो उस पर फोकस करना है, देन इट इज़ नोन एज अ ल्यूकोसाइटोसिस। रेंज बता रखा है 4500 टू 11,000 WBC पर mmQ। अगर इससे वैल्यू इंक्रीज करती है देन इट इज़ ल्यूकोसाइटोसिस। तो याद रखना है कि इंडिविजुअल RBC का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोएसिस, इंडिविजुअल प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन थ्रोम्बोपोएसिस एंड इंडिविजुअली WBC का फॉर्मेशन जो है कई किताब्स में क्या करते हैं उसे हेमेटोपोएसिस के नाम से ही वो नोट डाउन कराते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे उसका रीज़न ये है। ठीक है, तो हेमेटोपोएसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हेमेटोपोएसिस का डिफिनेशन क्या होता है जो बुक में स्टैंडर्ड किताब में और आपके केस सिम्बोलिंगम में भी दे रखा है क्या, कि प्रोसेस ऑफ द ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल
यहाँ पे ऑल ब्लड सेल कहने का मतलब है आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। हेमेटोपोइसिस हमारा हो गया। सेकंड है हमारा एरिथ्रोपोइसिस। क्या होता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एरिथ्रोपोइसिस कुछ नहीं है, इंडिविजुअली आरबीसी का फॉर्मेशन, इंडिविजुअली आरबीसी का मैच्योर फॉर्मेशंस क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। और इसका केस सिंबोलिज्म में डिफिनेशन क्या दे रखा है? प्रोसेस ऑफ द ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट। इधर क्या था? प्रोसेस ऑफ द ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल, और यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ द ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ओनली एरिथ्रोसाइट दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ये हेमेटोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अभी थोड़ी देर के बाद, इस स्लाइड के बाद, हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि हेमेटोपोइसिस होते कैसे हैं। हमारे बॉडी में जो बोन है वो बोन आखिर कैसे हेमेटोपोइसिस करते हैं, उसके कुछ एक स्टेज हैं, उसके एक प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे और वो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस है। तो स्टेप्स ऑफ हेमेटोपोइसिस देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, समझेंगे। उससे पहले एक टर्म को जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्टेम सेल? तो कुछ नहीं है, स्टेम सेल्स को आपको इस कदर समझना है कि स्टेम सेल जो होते हैं वो एक तरीके का सेल है और वो सेल्स डिफ्रेंशिएट करके एक नया सेल्स बनाएगा। ठीक है, क्या कहता है डिफिनेशन? प्राइमरी सेल्स कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूएबल, सेल्फ रिन्यूएबल, ये इंपॉर्टेंट है, एंड डिफ्रेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। ऐसा सेल जिसके पास ये कैपेसिटी हो कि वो सेल्फ रिन्यूएबल कर सकते हैं अपने आप को और डिफ्रेंशिएट करके स्पेशलाइज्ड सेल बना सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड सेल बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्टेम सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म को हम लोग को ध्यान देना है, वो है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, हेमेटोपोएटिक का मतलब हम लोग ऑलरेडी ऊपर जानते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन। स्टेम सेल लग गया, मतलब कि इस हेमेटोपोएटिक सेल में स्टेम सेल जुड़ा है तो क्या होगा? प्रिमिटिव सेल इन द बोन मैरो विच गिव राइज टू द ब्लड सेल, राइज टू द ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे स्टेम सेल्स क्या करें? नया ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये स्टेम सेल्स के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो सेल्फ रिन्यूएबल करके स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट होना। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आखिर जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और हेमेटोपोइसिस करा रहे हैं वो किस तरीके से कराते हैं। एक हम लोग डायग्राम के थ्रू तो नहीं अभी कह सकते हैं, अब एक चार्ट फॉर्म में हम लोग उसको मेंशन करेंगे और उसको समझेंगे। ओके, नाउ इस स्लाइड में हम लोग हेमेटोपोइसिस के बारे में जानेंगे डिटेल से। हेमेटोपोइसिस का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब क्या है कि इस हेमेटोपोइसिस में एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा बोन मैरो है उसमें हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं। बोन मैरो में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं, उसे ही हम लोग प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के नाम से बोलते हैं। वंस अगेन, हमारे बोन मैरो में हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं। इसी हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स को ही हम प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं और अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, जिसको शॉर्ट में PHSC कहते हैं। ठीक है, तो जो बोन मैरो में हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं उसी को हम लोग प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं या फिर अनकमिटेड प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं। जब हेमेटोपोइसिस के बारे में हम जानते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स ही है जो फर्दर आगे जाके ब्रांचिंग करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कराती है। कैसे, वो ध्यान देंगे। प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है वो दो सीरीज़ में डिवाइड होते हैं। पहला जो है हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, जिसे हम लोग शॉर्ट में CFB भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स।
colony forming blastocytes are further classified into three parts: colony forming unit erythrocytes, colony forming unit megakaryocytes, colony forming granulocyte एंड मोनोसाइट। आप यहाँ पे एक और चीज नोट कर सकते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो याद रखना है कि प्लूरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स दो ब्रांच में डिवाइड हुए हैं हमारे। पहला है हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट जिसको हम लोग CFB कहते हैं। दूसरा है हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स जो है ये आगे जाके फर्दर क्लासिफाइड होकर और डिफ्रेंशिएट होके एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड WBC के कुछ पोर्शन जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स का फॉर्मेशंस कराएंगे। बट ये जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है ये आपका लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। WBC का लिम्फोसाइट्स जो है वो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, बट बाद बाकी जितने जो हैं हमारे RBC, प्लेटलेट्स और WBC के ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है हमारा वो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स से फॉर्म्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स जो है वो फर्दर आगे डिफ्रेंशिएट करके एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स और WBC के कुछ पोर्शन जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। बट दूसरा जो ब्रांचिंग है लिम्फॉइड स्टेम सेल्स वो WBC का लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कराती है। अब हम लोग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स के बारे में डिटेल देखेंगे। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स डिफ्रेंशिएट करके प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनाते हैं स्टेज, एंड प्रोएरिथ्रोब्लास्ट स्टेज जो है वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनाते हैं। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होते हैं। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट फर्दर जो है वो लेट नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू रेटिक्यूलोसाइट्स एंड नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू मैच्योर RBC जो हमें चाहिए था। मतलब कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट वाली स्टेज से हमें RBC मिल गया, इसे हम लोग इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्लाइड नंबर 1 में देखा था क्या कि RBC का बनना ही इरिथ्रोपोइसिस कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट के सब अंडर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट आया और उसने RBC का प्रोडक्शन कराया। दूसरा हम देखते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट्स। कॉलोनी फॉर्मिंग मेगाकैरियोसाइट्स फर्दर डिफरेंशिएट होके आपका मेगाकैरियोसाइट्स बनाता है, और मेगाकैरियोसाइट्स फर्दर क्लासिफाइड होके प्लेटलेट्स बनाता है। और आपको ये पता है कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशंस क्या कहलाता है, थ्रोम्बोपोएसिस। नाउ थर्ड की बात करें, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट / मोनोसाइट। इसके फर्दर दो यूनिट में ब्रांच होते हैं, माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट आर डिफरेंशिएटेड इनटू pre-myeloblast. Myeloblasts are differentiated into pre-myelocytes, and pre-myelocytes are further differentiated into three branch. That is first neutrophil myelocyte, eosinophil myelocyte and basophil myelocyte. Remember, neutrophil myelocyte is further differentiated into neutrophil metamyelocyte, and basophil myelocyte is further differentiated into basophil metamyelocyte, and third eosinophil myelocyte is further differentiated into eosinophils metamyelocytes. Now neutrophil metamyelocytes again differentiated into neutrophils, eosinophils metamyelocytes differentiated into eosinophils, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू बेसोफिल्स। तो आप देख सकते हैं WBC के जो ग्रेनुलर पार्ट थे वो बन चुके हैं न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स का जो दूसरा ब्रांच था वो मोनोब्लास्ट, उसने डिफरेंशिएट करके बनाया प्री मोनोसाइट्स, एंड प्री मोनोसाइट्स आर फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू मोनोसाइट्स। मैं बार बार इस स्टेज में डिफरेंशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास स्टेम सेल था वो कैसा है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है। और स्टेम सेल्स का काम क्या था कि वो सेल्फ रिन्यूअल करे और डिफरेंशिएट करके
एक स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो। तो ये आप देख सकते हैं कि बार बार डिफ्रेंशिएशन करके वो एक स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्जन हो रहा है। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि आरबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा जो हमारा सीरीज था वो है लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, उससे बनते हैं लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट से बनते हैं लिम्फोसाइट्स। और आप लोगों को पता है लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। तो ये हमारा पूरा चार्ट हुआ हेमेटोपोएसिस का, स्टेप्स ऑफ हेमेटोपोएसिस है। हेमेटोपोएसिस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पूरी की पूरी ब्लड की सेलुलर कंपोनेंट बनी है। हेमेटोपोएसिस में ब्लड की सेलुलर कंपोनेंट बनी है, ओके, पूरी की पूरी देख सकते हैं आप। बट अगर हम आरबीसी को बनाना चाहते हैं तो इरेथ्रोपोएसिस के स्टेप से बनेगा, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोपोएसिस, और बाकी हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स यहाँ पे ये बना रखा है। तो ये चार्ट यहाँ पे पूरा क्लियर होता है। इसके बारे में फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, नाउ इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे हेमेटोपोएसिस के अंडर एरिथ्रोपोएसिस के बारे में देखें, जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो उसमें कुछ स्टेजेस थे। तो स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी का प्रोडक्शन। तो स्टेजेस में क्या है, टोटल 6 स्टेज याद रखना है। पहला है हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, दूसरा है हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, तीसरा है हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, चौथा है हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट, पांचवा है रेटिक्यूलोसाइट्स एंड सिक्स्थ है हमारा मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स। ये टोटल 6 स्टेजेस होते हैं हमारा एरिथ्रोपोएसिस में। याद रखना है, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। अभी मैं डिटेल में इसके बारे में हर एक के बारे में डिटेल देखूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोरिथ्रोब्लास्ट में शॉर्ट में याद रखना है कि सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट होंगे, ठीक है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियाई डिसअपियर होंगे। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपेयरिंग। लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस डिसअपियर होंगे। रेटिक्यूलोसाइट्स, रेटिक्यूलम इज फॉर्म्ड। मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स में क्या होगा, रेटिक्यूलम डिसअपियर होगा और सेल जो है वो बाइकॉन्केविटी को अटेंड करेंगे। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये है क्या। तो ज़रा आप समझिए इस बात को कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो कुछ स्टेज तो होते हैं जो कि यहाँ पे लिख रखा है। तो हर एक स्टेज में वो आरबीसी किस तरीके से अपने आप को वेरी और अल्टर कर रहा है वो सारे चीज़ को लिख रखा है मैं शॉर्ट में यहाँ पे। इसी चीज़ को अब डिटेल में हम लोग 1 बाय 1 ये 6 को पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ओके, तो इस स्लाइड में हम लोग फर्स्ट स्टेज एरिथ्रोपोएसिस का प्रो एरिथ्रोब्लास्ट पढ़ने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का दूसरा नाम होता है मेगालोब्लास्ट। इसका मेगालोब्लास्ट नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि मेगा का मतलब होता है बिगर साइज। तो मेगालोब्लास्ट से क्लियर कट हो रहा है कि जो हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज जो होगा वो कहीं ना कहीं ये सेल की साइज़ बड़ी होगी, क्लियर है, इसलिए मेगालोब्लास्ट लगा। हमेशा याद रखिएगा कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट किससे बना होगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से बना होगा। हम लोग एरिथ्रोपोएसिस के स्टेज में ये देख रखे हैं ऑलरेडी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स जो है वो फर्दर डिफरेंशिएट करके प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनाता है और प्रोएरिथ्रोब्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट करके अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनाता है। ये पता है स्टेप्स। उसके बाद वेरी लार्जर इन साइज विथ अ डायमीटर ऑफ 20 माइक्रोन। इसकी डायमीटर कितनी होती है, 20 माइक्रोन की। और हमें ये पता है कि 20 माइक्रोन मतलब कि 1 माइक्रोन इजकल टू 10⁻⁻6 मीटर, क्लियर। न्यूक्लियस इसके लार्ज होते हैं एंड ऑक्यूपाइज द सेल कम्प्लीटली। इसके न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं जो कि सेल्स को पूरा कम्प्लीटली कवर करते हैं। न्यूक्लियस के पास 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं एंड रेटिकुलर नेटवर्क पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट याद इसमें रखने का क्या है
कि हीमोग्लोबिन तो यहाँ नहीं होते हैं प्रेजेंट, बट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट होता है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में बनना। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट होते हैं प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में, बट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होते हैं यहाँ पे, स्टार्ट होते हैं यहाँ बनना। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखने की बात। बट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट इन दिस स्टेज एंड साइटोप्लाज्म इसका कैसा होता है, बेसोफिलिक इन नेचर, मतलब कि जब हम स्टेन करेंगे तो बेसिक इन नेचर पता चलेगा इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम सेकेंड देखेंगे इसके बाद प्रोएरिथ्रोब्लास्ट के बाद, और वो हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बारे में देखेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज के बारे में देखेंगे। पहला हम लोगों ने प्रोएरिथ्रोब्लास्ट को देख रखा है, दूसरा है हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बारे में जानेंगे। तो जाहिर सी बात है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट किससे बना होगा डिफ्रेंशिएट होके, तो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से बना होगा। एंड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट फर्दर डिफ्रेंशिएट होके इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्मॉलर दैन प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज अभी हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले, तो एरिथ्रोब्लास्ट से ये स्मॉलर होता है, इसका डायमीटर अप्रॉक्स 15 माइक्रोन होता है। न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस होंगे अभी भी, न्यूक्लियस अभी डिसअपियर नहीं हुआ है, बट न्यूक्लियोआई जो है वो डिसअपियर हो गया। इंपॉर्टेंट, इन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट क्या हुआ कि न्यूक्लियोआई जो है हमारा डिसअपियर हो गया, बट न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है। थर्ड, कंडेंसेशन ऑफ अ क्रोमेटिन मटेरियल अकर्स, और वो और भी कंडेंसेशन होके डेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म जो है इसका बेसोफिलिक इन नेचर होगा, इसलिए हमें इससे दूसरे नाम से जानते हैं, किसे, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का दूसरा नाम होता है हमारा बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो ये कुछ पॉइंट थे अबाउट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने की बात क्या थी कि इसका दूसरा नाम है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। दूसरा चीज़, न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियोआई डिसअपियर हो गया है, और अभी भी हीमोग्लोबिन इसमें बना नहीं है। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ पे डेंस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज, और वो है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। तो फिर से हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और रिवाइज करते हैं कि इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट किससे डिफ्रेंशिएट होकर बना होगा, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से, और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होके लेट नॉर्मोब्लास्ट बनाएगा। इसके बारे में, सेल्स इज स्मॉलर देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट विथ अ डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोन। इसके डायमीटर कितने होते हैं, 10 to 12 माइक्रोन। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो 3 स्टेज पढ़े हम लोगों ने, पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और तीसरा पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ये तीनों स्टेज में छोटा कौन हुआ, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो है वो छोटा है एज कंपेरिजन टू द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से बड़ा कौन है, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। ये याद रखना है कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट सबसे लार्जर होता है साइज में, उसके बाद लार्जर होता है आपका अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से छोटा कौन होता है आपका इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है। क्रोमेटिन नेटवर्क शोज फर्दर कंडेंसेशन, क्रोमेटिन मटेरियल के फर्दर कंडेंसेशन करेंगे। हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपेयरिंग, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीमोग्लोबिन कौन से एरिथ्रोपोएसिस के स्टेज में बना, तो आपको याद रखना है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपेयरिंग हुआ। हीमोग्लोबिन का स्टार्ट अपेयरिंग ये याद रखना है। साइटोप्लाज्म जो है वो ऑलरेडी बेसोफिलिक इन नेचर है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखो इसके पास तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब तो हीमोग्लोबिन जब प्रेजेंट है तो वो एसिडिक स्ट्रेन और बेसिक स्ट्रेन वो दोनों को अपने ऊपर शो करवाती है।
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसलिए वो एसिडिक स्टेन भी दिखाती है और बेसिक स्टेन भी दिखाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके एक से ज़्यादा कलर होंगे, इसलिए हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं पॉलीक्रोमोफिलिक। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा कलर, क्रोमो का मतलब कलर, फिलिक का मतलब लगाव। क्यों लगाव है? क्योंकि ये एसिडिक स्टेन दे रहा है और बेसिक स्टेन भी दे रहा है। ठीक है। पॉलीक्रोमोफिलिक का दूसरा नाम जो है वो है पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो याद रखने वाली बात यह है कि इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के पास हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन है इसलिए एसिडिक स्ट्रेन और बेसिक स्ट्रेन दिखा रहे हैं। एक से ज़्यादा कलर होने के कारण, एक से ज़्यादा स्ट्रेन होने के कारण क्या है, इसे हम लोग पॉलीक्रोमोफिलिक कहते हैं या फिर पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 स्टेजेस को हम लोगों ने कवर किया। फर्दर आगे की स्टेज नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो हम इस स्लाइड में दैट इज 4th स्टेज के बारे में बात करेंगे, दैट इज लेट नॉर्मोब्लास्ट। उसी तरह से लेट नॉर्मोब्लास्ट जो है वो किससे डिफरेंशिएट होकर बना होगा? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट कर लेट नॉर्मोब्लास्ट बनाया और लेट नॉर्मोब्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट करके रेटिकुलोसाइट्स बनाएगा। ठीक है। डायमीटर ऑफ द सेल डिक्रीजेस फर्दर टू अबाउट 8 to 10 माइक्रोन। मतलब यह है कि इसके जो डायमीटर है वो क्या होंगे? डिक्रीज करेंगे। अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो जो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट थे वो सबसे ज्यादा साइज में था, उससे छोटा था हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, उससे छोटा था हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और उससे छोटा होगा लेट नॉर्मोब्लास्ट। सेकेंड, न्यूक्लियस जो है वो वेरी स्मॉल होगा विथ वेरी मच कंडेंस्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या होता है कि इसके जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो इतने ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं कि बिल्कुल स्पॉट की तरह दिखने लगते हैं। इसीलिए हम लोग लेट नॉर्मोब्लास्ट का दूसरा नाम जो है वो है इंक स्पॉट न्यूक्लियस भी कहते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी हम लोग स्टेजेस पढ़ रहे हैं वो सब का जो दूसरा नाम है वो किस लिए जाना जाता है ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। बेसोफिलिक कौन कहला रहा था, इंक स्पॉट न्यूक्लियस कौन कहला रहा था, वो सब के सब जानना जरूरी है कि बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट कौन से थे, है ना, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट कौन से थे, ये सब के दूसरे नाम आपको याद रखने जरूरी है। थर्ड, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा फर्दर। इसके साइटोप्लाज्म जो है वो अब एसिडिक होते जाएंगे। सो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट। याद रखिएगा, लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन हद से ज्यादा बढ़ने लगती है और जब कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज होने लगती है तो उस समय हम लोग ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इन द फाइनल स्टेज ऑफ लेट नॉर्मोब्लास्ट की जो फाइनल स्टेज है, जस्ट बिफोर इट पासेस टू नेक्स्ट स्टेज, मतलब कि रेटिकुलोसाइट में पास होने से पहले पहले द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स एंड डिसअपियर। जो न्यूक्लियस होते हैं अब जाके डिसअपियर होने जा रहे हैं। कौन से प्रोसेस से? पिकनोसिस प्रोसेस से। तो हमें ये चीज समझ में आया कि लेट नॉर्मोब्लास्ट का लास्ट स्टेज और रेटिकुलोसाइट्स का स्टार्टिंग स्टेज से पहले पहले न्यूक्लियस इसके क्या कर जाते हैं? डिसइंटीग्रेट्स और डिसअपियर हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पिकनोसिस। तो हम लोगों ने 4th स्टेजेस के बारे में हम लोग जान चुके हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। दूसरा चीज, एक स्पॉट न्यूक्लियस क्यों कहलाया? ये इसलिए कहलाया क्योंकि इसके क्रोमेटिन मटेरियल और भी फर्दर कंडेंस्ड हो गए। नाउ कम टू द 5th वन, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइट्स। उसी तरह से रेटिकुलोसाइट्स किससे डिफरेंशिएट होकर आया होगा? लेट नॉर्मोब्लास्ट से। और रेटिकुलोसाइट्स फिर डिफरेंशिएट करके मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स बनाएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट ये है
कि रेटिकुलोसाइट्स को हम लोग इमेच्योर आरबीसी भी बोलते हैं। रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? एक तरीके का इमेच्योर आरबीसी होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर आरबीसी, मतलब क्या है कि रेटिकुलोसाइट्स के बाद जो सिक्स्थ स्टेज है वो हमारा मैच्योर आरबीसी का स्टेज होता है। तो क्या कह रहा है कि स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर आरबीसी, मतलब जो मैच्योर आरबीसी होंगे उससे थोड़े बड़े साइज में होंगे। तो आप देख सकते हो जितने भी स्टेज हम लोग फॉलो किए वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, साइज घट रहा है सेल का। साइटोप्लाज्म, रेटिकुलर नेटवर्क और रेटिकुलम होगा, मतलब कि रेटिकुलोसाइट्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में रेटिकुलर नेटवर्क और रेटिकुलम पाए जाते हैं। रेटिकुलर नेटवर्क किससे बनते हैं? जो रेटिकुलोसाइट्स में जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, और वो जब ऑर्गेनेली डिसइंटीग्रेट करते हैं तब जाके वो रेटिकुलर नेटवर्क बनाते हैं और रेटिकुलम बनाते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रेटिकुलर नेटवर्क जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स भी कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि रेटिकुलर नेटवर्क जो है वो हमारा रेटिकुलोसाइट्स कहलाएगा, लेकिन जो रेटिकुलम है, यहां पे ध्यान दें, द रेटिकुलम ऑफ रेटिकुलोसाइट, द रेटिकुलम ऑफ रेटिकुलोसाइट स्टेन विथ सुप्रावाइटल साइन, दैट इज मतलब ये कह सकते हैं कि एक चीज को समझिए कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें रेटिकुलर नेटवर्क्स होंगे और रेटिकुलम होंगे। ठीक है, रेटिकुलर नेटवर्क जो है हमारा रेटिकुलोसाइट्स कहलाता है, और इसके जो रेटिकुलम है वो स्टेन करते हैं किससे, सुप्रावाइटल साइन। सुप्रावाइटल साइन क्या होता है इसके बारे में हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान देंगे, जो कि आने वाले लेक्चर्स में इसकी डिटेल हम लोग ध्यान देंगे इसके बारे में, सुप्रावाइटल साइन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें हमारा रेटिकुलोसाइट जो होता है वो 2 to 6% होते हैं। 2 to 6% ऑफ रेटिकुलोसाइट्स कहने का मतलब ये होता है कि 2 से 6% रेटिकुलोसाइट्स प्रेजेंट है 100 आरबीसी में। ओके, न्यूबॉर्न बेबीज रेटिकुलोसाइट्स काउंट कितने होते हैं, 2 to 6% ऑफ आरबीसी। 2 to 6% ऑफ आरबीसी कहने का मतलब है 2 to 6 रेटिकुलोसाइट्स आर प्रेजेंट फॉर एवरी 100 आरबीसी। 2 से 6 रेटिकुलोसाइट्स जो है वो आउट ऑफ 100 आरबीसी प्रेजेंट हो गए, उसका मतलब। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर बर्थ। जब बच्चा बर्थ लेता है तो उसके एक सप्ताह के आसपास बाद क्या होते हैं, उसके रेटिकुलोसाइट्स के नंबर कमते हैं। क्यों करते हैं? इसके पैथोजेनेसिस के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। इसके पॉइंट्स के बारे में, रेटिकुलोसाइट्स के बारे में पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, इसके बारे में और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेटिकुलोसाइट्स का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, द नंबर इंक्रीजेस व्हेनेवर द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस। जब आरबीसी का नंबर और आरबीसी का प्रोडक्शन किसी कारणवश अगर इंक्रीज होता है तो रेटिकुलोसाइट्स ऑलरेडी इंक्रीज करते हैं। रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो बेसोफिलिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेली है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस, ये सब जो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, जब ये डिसअपियर होते हैं या फिर डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो क्या करते हैं, ये बेसोफिलिक बना देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रेमिनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड गोल्गी apparatus, mitochondria and other cell organelle are present in the cytoplasm of the reticulocytes। तो साइटोप्लाज्म, रेटिकुलोसाइट्स के जो साइटोप्लाज्म है उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब डिसइंटीग्रेट होते हैं, और उसके कारण रेटिकुलोसाइट्स कैसा बन जाता है, बेसोफिलिक बन जाता है। तो इसी के दौरान
आपका जो एरिथ्रोपोइसिस का टोटल 6 स्टेज था वो अब खत्म हो गया। सॉरी, 6 स्टेज खत्म नहीं, टोटल 5 स्टेज खत्म हुए। एक लास्ट स्टेज जो हमारा बचा हुआ है और वो है मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स या फिर मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स, उसको हम लोग देखते हैं। नाउ द एरिथ्रोपोइसिस का लास्ट स्टेज 6 मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स का बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो है इसमें रेटिकुलर नेटवर्क्स अब डिसअपियर होने लगेंगे, जो कि रेटिकुलर नेटवर्क जो है इससे पहले अभी थे। उसके बाद मैच्योर आरबीसी जो है वो उसका साइज जो है वो उसका जो शेप है वो बाई कॉन्केविटी शेप अटेन करने लगते हैं। कौन? उसके मैच्योर आरबीसी। साइज डिक्रीज करते जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो 6th स्टेज थे तो शुरुआत से लास्ट तक में साइज डिक्रीज ही करते जा रहे हैं। साइज डिक्रीज करके 7.2 माइक्रोन डायमीटर के पास पहुंच जाएगा। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे, बट इंपॉर्टेंट इसके पास न्यूक्लियस नहीं होंगे। इट रिक्वायर्स 7 days फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। मतलब क्या कह रहा है कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से मैच्योर आरबीसी का बनने तक में 7 days ले लेता है। ये याद रखना, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से मैच्योर आरबीसी तक बनने में 7 days लग जाते हैं। और क्या कह रहा है? इट रिक्वायर्स 5 days अप टू द स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। मतलब ये कह रहा है कि एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स तक स्टेज आने में टोटल 5 days लगते हैं। तो इससे साफ क्लियर होता है कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से मैच्योर आरबीसी तक बनने में 7 days लगते हैं, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट स्टेज तक 5 days लगते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका जो टोटल 6 स्टेजेस था ऑफ एरिथ्रोपोइसिस खत्म होता है। पहला स्टेज तो हमारा था प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, दूसरा स्टेज हमारा था अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, तीसरा स्टेज था हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, चौथा था लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिफ्थ था रेटिकुलोसाइट्स एंड सिक्स था मैच्योर आरबीसी। मैंने सबको 1 by 1 डिटेल में अच्छे से आपको बताया है मैंने, आप इसे जरूर देखें और समझें। तो आज के इस सेकंड लेक्चर्स में आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी के लेक्चर नंबर 3 में इसके आगे का कंटेंट आगे जाएगा। थैंक यू। लाइक्स एंड सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।